अब हम अध्याय 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज हम जानते हैं ऐसा होता है। समांतर चतुर्भुज इस प्रकार होता है, इस प्रकार जो रहता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर रहती है और समांतर रहती है, लेकिन कोई भी कोण 90 अंश का नहीं रहता। इस प्रकार का होता है, उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और कोई भी कोण 90 अंश का नहीं रहता, और सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसका एक न्यून कोण होता है, एक न्यून कोण होता है, एक अधिक कोण होता है। इस प्रकार से बनी आकृति को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज और जबकि आयत में सभी कोण 90 अंश होता है। इस प्रकार आयत होता है, आयत में सभी कोण 90 अंश होता है और सम्मुख भुजाएं बराबर होता है उसी के जैसे। इस प्रकार होता है। और ये पहला वाला चित्र, इसको आयत समझ लेते हैं। आयत, ये आयत होता है और ये समांतर चतुर्भुज होता है। ये समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। इस प्रकार होता है। तो देख सकते हैं इसका विकर्ण, एक विकर्ण बड़ा होता है और एक विकर्ण छोटा होता है। इसमें दोनों विकर्ण, आयत में दोनों विकर्ण बराबर होता है और बराबर भागों में काटता है। समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो बराबर भागों में काटता है, एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है। इस प्रकार हम समांतर चतुर्भुज और आयत में तुलना कर सकते हैं। अब इसमें दिया है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, वैसे ही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा इसका क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। और इसी प्रकार त्रिभुज में अब हम पढ़ेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जैसे एक त्रिभुज होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका ये वाला आधार होता है और यहाँ से खींचे हैं वो ऊंचाई होता है। ए से एरिया माने क्षेत्रफल, आधार माने 1/2 बेस बोलते हैं इंग्लिश में, बी इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। ये इसको बेस कह सकते हैं, ये बेस। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अब इसी को आगे इसके बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं, आगे इसको हल करेंगे। दो आकृतियाँ सर्वांगसम कही जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 आकृतियाँ सर्वांगसम कही जाती है यदि उनके आकार समान माप के हो, यदि 2 आकृति बराबर हो। ऐसा मान लो ये भी बराबर है और सेम इसी आकार का ये होता है, तो वो सर्वांगसम कही जाती है। दोनों का आकार सेम होना चाहिए। ये यदि 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये यदि 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए, ये यदि 8 है तो ये 8 होना चाहिए, ये यदि 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए। तब दोनों आकृति सर्वांगसम कही जाती है। 2 आकृति सर्वांगसम कही जाती है यदि वो सेम आकार के हो। दोनों सर्वांगसम आकृति के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दोनों आकृति के किसी क्षेत्रफल उस आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग के संबंध नीचे दिए गए 2 गुणों के साथ एक संख्या है।
इसको छोड़ देते हैं। दो सर्वांगसीम आकृति के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यदि दो आकृति जैसे दो त्रिभुज है, दोनों सर्वांगसम हैं, तो इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। यदि दोनों सर्वांगसम हैं तो इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। सर्वांगसम का निशान इस तरह से होता है। दो आकृति सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होता। यदि क्षेत्रफल बराबर हो तो दोनों सर्वांगसम हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे दो आकृति सर्वांगसम है, दो आकृति सर्वांगसम है, मान लो दो त्रिभुज सर्वांगसम है। ये सर्वांगसम का निशान इस प्रकार। यदि दो आकृति सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। सर्वांगसम हो तो क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका विलोम सत्य नहीं है। जैसे दो का क्षेत्रफल बराबर है, दो का मान लो इसका क्षेत्रफल बराबर है और मान लो इसका क्षेत्रफल बराबर है। दोनों का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बराबर है और इसका भी क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल माने इसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मान लो इसका क्षेत्रफल आ रहा है 10 आ रहा है, इसका भी क्षेत्रफल 10 आ रहा है। तो ये दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर है, लेकिन दोनों सर्वांगसम नहीं होगा। इसका विलोम सत्य नहीं है। जो सर्वांगसम होता है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन ये बात कहा गया है जिसके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दो आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, लेकिन इस कथन का विलोम सत्य नहीं है। जो सर्वांगसम होते हैं उसका क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन जिनका क्षेत्रफल बराबर होता है वो सर्वांगसम नहीं होते। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार, ये प्रमेय के रूप में इसको पढ़ेंगे आगे। एक ही आधार में, जैसे एक ही आधार है, जैसे एक ही आधार है, तो इस पर ऐसे यदि दो समांतर चतुर्भुज बने, मान लो इसमें एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बन गया, मान लो एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बन गया और एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बन गया। इसको लंबा करके ये एक समांतर चतुर्भुज ऐसे बन गया, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इस समांतर चतुर्भुज का, ए समांतर चतुर्भुज ABCD इसका, और एक ऐसे टोटल PAQC, ये टोटल ऐसे समझ सकते हैं। इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसका प्रमेय के रूप में आगे पढ़ेंगे। अगला है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण। समांतर चतुर्भुज का ऐसा एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का ऐसा विकर्ण, इसको दो बराबर विकर्ण, इसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटता है। ये जो त्रिभुज रहता है उनका क्षेत्रफल बराबर रहता है। ये जो त्रिभुज बनता है समांतर चतुर्भुज में दो त्रिभुज बनता है, इस प्रकार से दो त्रिभुज बनता है। तो दोनों सर्वांगसम होते हैं। अब सर्वांगसम होते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। इसको बताया गया है। इसी प्रकार एक ही आधार और समान क्षेत्रफल वाले, एक ही आधार और समान क्षेत्रफल वाले, अगला पॉइंट को पढ़ते हैं इसका। एक ही आधार और समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। एक ही आधार और समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं में स्थित होते हैं। इस प्रकार इसे समझ सकते हैं। अगला है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज यदि एक ही आधार रेखाओं के मध्य बने हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसको भी अगला प्रमेय के रूप में हम लोग सिद्ध करेंगे। ये जितना भी गुण बताया जा रहा है उसको प्रमेय के रूप में आगे सिद्ध करेंगे। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज यदि एक ही आधार
और एक ही समांतर रेखाओं के बने हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। इस तरह से गया है, यदि एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ऐसा, यदि इसी में एक त्रिभुज बना है, एक ही आधार मतलब ये एक ही आधार मतलब ऐसा, उसमें ऐसा एक त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसको समझ सकते हैं। मान लो एक ऐसे समांतर चतुर्भुज बना है, ऐसे एक समांतर चतुर्भुज बना है, ऐसे एक समांतर चतुर्भुज बना है और इसमें एक ही आधार ए बी, मान लो एक ही आधार है, एक ही आधार है ए बी सी डी। तो इसमें जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल ए ओ बी वो आधा होता है। इसका क्षेत्रफल 10 होगा, तो ये टोटल का क्षेत्रफल 20 होगा। इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये अगला पॉइंट को समझ सकते हैं। एक ही त्रिभुज और एक ही समांतर चतुर्भुज यदि एक ही आधार में बने हों और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, इसी बात को बोला गया है। ऐसे एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा मान लो एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार इसके अंदर में एक ही आधार ए बी, माने आधार एक ही होना चाहिए। ए बी में ऐसे एक त्रिभुज बना हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल 10 है, तो ये टोटल का क्षेत्रफल 20 होगा, उसका जस्ट डबल होगा। माने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी सी डी का क्षेत्रफल 20 होगा और ए ओ बी का क्षेत्रफल 10 होगा। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार आगे इसके पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभक्त करता है। ये बात कर चुके हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो बराबर क्षेत्रफल में विभक्त करता है। ऐसे समांतर चतुर्भुज होता है, ये देखो ये आयत टाइप का बन गया है। आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये दो भागों में बंटता है, तो ये दोनों बराबर क्षेत्रफल में दो त्रिभुज बनता है। इस बात को कहा गया है। ये छोटी छोटी बातें याद रहेगा तो आगे जाके बड़ा बड़ा प्रश्न हल हो जाएगा। अगला है एक ही आधार और समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। इसको बता चुके हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, इसको बता चुके हैं। एक ही आधार अथवा एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल समान होता है। इसको भी बता चुके हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसके आधार और संगत ऊंचाई का गुणनफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके आधार और संगत ऊंचाई का आधा होता है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। इसको बोला गया है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण का गुणनफल होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज इस प्रकार होता है जिसके सभी भुजाएं बराबर होता है और कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। वर्ग जैसा होता है लेकिन कोई भी कोण 90 अंश नहीं होता। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल होता है। इसका क्षेत्रफल होता है पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, इसी को बोलते हैं D1 इंटू D2। इसका क्षेत्रफल होता है पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण।
समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे समान क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुज में विभक्त करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण रहता है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण रहता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज का विकर्ण रहता है तो ऐसा कटता है। तो ये जो त्रिभुज बनता है, ये सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। त्रिभुज की मध्यिका इसे 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभक्त करती है। अगला पॉइंट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज की मध्यिका, त्रिभुज की मध्यिका ऐसा होता है, त्रिभुज की मध्यिका, ये त्रिभुज की मध्यिका होता है, ये दोनों को बराबर भागों में बांटता है, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। आगे इस प्रश्न में इसको पढ़ेंगे पूरा। त्रिभुज का जो मध्यिका होता है, त्रिभुज का मध्यिका होता है, ऐसा एक त्रिभुज रहेगा, तो यहाँ पे जो ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, तो इसकी मध्यिका ऐसा होता है, ये बराबर भागों में बांटता है बी सी को, डी। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये 2 त्रिभुज बन गया है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, इस बात को कहा गया है। इस प्रकार हम मुख्य बिंदु के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसको 2 बार 3 बार देखो, तभी आगे का प्रश्नावली अच्छे ढंग से समझ में आते जाएगा।